तो अभी हम लोग यहाँ पर साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये सारे ही क्वेश्चन आपके 28 सितंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था और टोटल अभी हम लोग इस वीडियो में 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और चारों ही क्वेश्चन इसी शिफ्ट में न्यूमेरिकल क्वेश्चन के तौर पर पूछा गया था। और आपको पता होना चाहिए अभी रेलवे एग्जाम में ट्रेंड चल रहा है जहाँ पर साइंस में न्यूमेरिकल के क्वेश्चन भी आजकल आपको खूब सारे देखने को मिलते हैं। और नो डाउट जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था ना उसमें काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट पे आपका न्यूमेरिकल का क्वेश्चन पूछा गया था। तो जितने लोग भी तैयारी कर रहे हो आगे रेलवे एग्जाम की, तो आप लोग एक बार ज़रूर से इन सारे क्वेश्चन, इन सारे न्यूमेरिकल के कॉन्सेप्ट को जरूर से तैयार कर लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ये सेशन कैसा लगा, ताकि मैं इस चीज़ को भी आगे आपके लिए कंटिन्यू रख सकूँ, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या बोला, एक अवतल दर्पण पर्दे पर किसी वस्तु के आकार के 3 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब निर्मित करता है। फिर प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के 6 गुना के बराबर होने तक वस्तु और पर्दे को खिसकाया जाता है। यदि पर्दे का विस्थापन 39 सेंटीमीटर है तो दर्पण का फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन और बहुत ही लाजवाब कॉन्सेप्ट भी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता था, ठीक है। पहले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में सिंपली कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन बोला कि कोई एक अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर पर काम हो रहा है। आप जानते हो, मान लो अगर ये सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन में क्या बोला पहले वो समझो। जैसे कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका कहीं प्रतिबिंब बन रहा होगा। क्वेश्चन में बोला है कि जो ऑब्जेक्ट का जो हाइट है ना, वो जो प्रतिबिंब बन रहा है उसका 3 गुना हाइट का प्रतिबिंब का इमेज का हाइट है। मतलब जैसे कि अगर ये 1 हाइट है ना इसका, तो ये हो गया 3 हाइट का, इसका प्रतिबिंब का हाइट हो गया, ठीक है। आगे वही बोला दूसरा कंडीशन में कि फिर प्रतिबिंब का आकार अब वस्तु के आकार का 6 गुना के बराबर होने तक वस्तु और पर्दे को खिसकाया जाता है। यानी अब क्या बोला है कि जो वस्तु है और जो जिस पर्दे पर जो इमेज फॉर्म हो रहा था, इन दोनों को खिसकाया गया यानी शिफ्टिंग किया गया, जिससे 6 गुना का हाइट बनना चाहिए था ऑब्जेक्ट का, तो तब तक उसको खिसकाया जाता है, ठीक है। और लास्ट कंडीशन क्या बोल दिया, यदि पर्दे को विस्थापन अगर 39 सेंटीमीटर यानी पर्दे को जो खिसकाया गया है वो 39 सेंटीमीटर तक विस्थापन किया गया है, तो आपसे सिंपली पूछा था दर्पण का फोकस दूरी बताओ, यानी फोकल लेंथ आपसे केवल यहाँ एग्जामिनर आपसे पूछना चाह रहा था। बोलो क्लियर है? पहले क्वेश्चन सभी लोगों को समझ आ गया। तो चलो अब यहाँ पर बात करेंगे इसको बनाएंगे कैसे। चीज़ें तो आप समझ गए हो। तो यहाँ पर अगर मिरर फॉर्मूला की बात करें तो मिरर फॉर्मूला हम सभी को पता है 1/f = 1/v + 1/u हो जाएगा। पर यहाँ पर आप करेंगे क्या, ये चीज़ आपके लिए। अब देखो यहाँ पर अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आप इसको ईजिली बेसिक से भी बना सकते हो। बट यहाँ पर आपकी अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है ना, तो आप इसको बेसिक से नहीं भी बना के अगर आप चीज़ों को हल्का सा थोड़ा सा समझोगे ना, तो आप इसको स्मार्टली भी बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि यहाँ पर देखो, पहले तो आपको पता है कि मेरे को ना तो व्यू भी दिया गया ना यू दिया गया है। मेरे को इमेज जहाँ इमेज फॉर्मेशन हो रहा था या फिर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस था वो तो नहीं बताया गया। मेरे को इनडायरेक्टली मैग्निफिकेशन दे रखा था जो v/u होता है, यानी हाइट के टर्म में ना दिया गया था कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट है उसका 3 गुना हाइट हो रहा है प्रतिबिंब का हाइट, ठीक है, पहले केस में। और दूसरे केस में खिसकाने के बाद ऑब्जेक्ट का हाइट का 6 गुना हाइट हो रहा है, तो इनडायरेक्टली मेरे को मैग्निफिकेशन दे रखा है। यानी देखो, अगर आप देखोगे तो v और u दोनों इंडिपेंडेंट था, और चूंकि f निकालना था मेरे को यहाँ से, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैलकुलेशन को थोड़ा अगर इजी करना है तो मैं क्या कर लेना हूँ, ये दोनों LHS और RHS में मैं दोनों में v का गुना कर देता हूँ। तो हम यहाँ पर अगर v का गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, v/f = v/v यानी 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, v/u हो जाएगा। अब आप मेरे को बताओ, ये यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, v/f = 1 + v/u का मतलब अभी मैंने बताया m हो जाता है, इसका मतलब मैग्निफिकेशन, और ये चीज़ मेरे को एक दे रखा है, तो बस ये आ गया आपके पास। अब आप इसके मदद से क्वेश्चन में जो बोला है बस फटाफट आप बना लो। तो पहले केस में बोला है कि 3 गुना इमेज हो रहा है, यानी मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा, 3, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4f = v। तो ये मेरा पहला बन गया इक्वेशन। दूसरा केस में क्या बोला था, 6 गुना आकार बन, मतलब 6 गुना हाइट बन रहा है, तो मैग्निफिकेशन कितना हो गया, 6 हो गया। बट ध्यान दो, दूसरे वाले में एक आपको हिंट क्या दे दिया था कि पर्दे का विस्थापन 39 सेंटीमीटर हुआ है। यानी अब जो मेरा v है, यानी सपोज दैट मान लेते हैं मेरा v' कितना हो गया होगा, v + 39 सेंटीमीटर, क्योंकि शिफ्टिंग कितना किया है, 39 का शिफ्टिंग किया गया है।
ध्यान से देखो, तो इसका मतलब इसको मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। तो चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो भी डैश क्या हो जाएगा, यानी जो नया मेरा डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, भी प्लस 39। तो देखो उसी में मैं पुट कर रहा हूँ भी प्लस 39, और एफ हमको निकालना था इक्वल टू कितना गुना मैग्निफिकेशन हो रहा था उस समय, 6 गुना, यानी 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो बस अब ध्यान से देखो ना, ये एफ वहाँ चला जाएगा तो क्या आ गया, 7f आ गया। तो ये 2 ठो आपका नहीं आ गया इक्वेशन, देखो ध्यान से। तो भी का मान कितना है, 4f है। तो भी का मान अगर आप 4f भी का इस पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, यानी 4f वहाँ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, 3f इक्वल टू 39। तो 3 से काटेंगे 13 बार में, यानी फोकल लेंथ मेरा कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो क्लियर है। तो यही चीज़ आपको करना था। अब देखो यहाँ पर एग्जामिनर आपसे यहाँ पर कुछ भी पूछ सकता था। ये तो आपको विस्थापन दे रखा था, किसका, पर्दे का दे रखा था। आपसे पूछता कि मिरर का स्थापन बताओ, मिरर का स्थापन बनाओ, तो ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बन जाता। तो फिर क्या करते हैं, कर लेते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जब मेरा फोकल लेंथ आ चुका, भी मेरा निकल के आ चुका, तो पहले हम यू निकालते हैं पहले वाले केस के अकॉर्डिंग, और फिर दूसरे वाले केस के अकॉर्डिंग अपना यू निकालते हैं, दोनों का डिफरेंस बता देते हैं, वही तो विस्थापन होता ना। बात समझ गए। तो बस इसी तरीके से आपको करना था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जल्दी से देखो। यहां पर क्या बोला, यदि एक 12 वोल्ट विद्युत आपूर्ति एक बल्ब को 24 वाट की शक्ति प्रदान करती है, तो 6 वोल्ट आपूर्ति से संयोजित किए जाने पर बल्ब का आपूर्ति की गई शक्ति कितनी होगी बताओ। यानी सिंपली क्या बोल रहा है, यदि एक कोई 12 वोल्ट का विद्युत आपूर्ति, 12 वोल्ट का विद्युत आपूर्ति से कोई बल्ब 24 वाट का पावर मिल रहा है, ठीक है, यानी प्रदान कर रहा है, आपसे बोल रहा है कि अगर 6 वोल्ट का आपूर्ति से संयोजित किया जाने पर बल्ब का आपूर्ति किए जाए की शक्ति कितनी होगी बताओ। यानी जब 12 वोल्ट का जब आप सप्लाई कर रहे थे तो 24 वाट का बल्ब जल रहा था, तो आपसे पूछा 6 वोल्ट का जब 6 वोल्ट का जब सप्लाई करेंगे तो कितना वाट का एनर्जी होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। तो अब आप इसको, यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा तब तो फिर प्रॉब्लम है। तो P इक्वल टू होता है V²/R। अब ये कैसे होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि P इक्वल टू VI होता है, और ओम्स लॉ की बात करें तो क्या होता है, RI इक्वल टू V होता है। तो इसी का मदद से, इन दोनों का मदद से V²/R हो जाएगा। क्योंकि हमको क्या करना है, मेरे से पूछा था कि 6 वोल्ट का जब हम सप्लाई कर रहे हैं तो कितना वाट का एनर्जी निकलेगा, ये आपसे पूछा था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेजिस्टेंस निकालेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगा, बल्ब का दोनों जगह क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं पहले वाला केस में, तो मेरे को क्या दे रखा है, 24 वाट पावर दे रखा है। तो ये हो गया 24 इक्वल टू वोल्ट कितना था सप्लाई कर रहा था, 12 वोल्ट का। तो रेजिस्टेंस यहाँ से आप निकाल लोगे, तो 12 से काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे 6 बार में, यानी रेजिस्टेंस मेरा कितना निकल के आ गया, 6 वाट का, ठीक है, 6 ओम का रेजिस्टेंस आ गया। यानी अब बल्ब का रेजिस्टेंस आपको निकल गया, तो अब आप निकाल लो। दूसरे बार में बोला है कि 6 वोल्ट का अगर हम सप्लाई कर रहे हैं तो कितना आपको पावर जनरेट होगा, तो देख लेते हैं। तो P इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 6 वोल्ट का 6 गुना 6, और रेजिस्टेंस कितना हो गया 6, तो 6 से 6 यानी पावर कितना होगा, 6 वाट का, यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन है, जल्दी से इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला है कि 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम प्रतिरोधक वाले तीन प्रतिरोध एक वोल्टेज वाली बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है। यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है तो भी का मान बताओ क्या होगा। यानी सिंपली क्वेश्चन आप समझ चुके हो कि कोई एक सर्किट है जिसमें 3 रजिस्टर लगा हुआ है। जैसे कि अगर मैं बताऊं तो ये मान लो इस तरीके से, एक रजिस्टर, ये दूसरा रजिस्टर और ये तीसरा रजिस्टर, ठीक है। ये वोल्टेज भी आपको यहाँ पर दे रखा था। अब ये 2 ओम है, ये है आपका 3 ओम। जल्दी से आप लोग आंसर बताओ। ये हो गया 5 ओम। आपसे पूछा वोल्टेज, भी का मान बताओ। अब हिंट के तौर पे क्या बोला है कि यदि 2 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा 4 एम्पियर है, यानी ये दो ओम का जो रजिस्टर है ना, इसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो आपको पता होगा जब सीरीज में मेरा कनेक्शन है तो यहाँ पर तीनों रजिस्टर में सेम करंट फ्लो होगा, ये आपको पता होना चाहिए। बस यहाँ पर यही एग्जामिनर देखना चाह रहा था कि आपको पता है या नहीं है। बात बाकी तो ओम्स लॉ आप लगा ही लोगे, RI इक्वल टू V। मेरे से भी का मान पूछा है और सीरीज में है तो तीनों रजिस्टर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो ये क्या हो जाएगा 5 3 8 2 10 यानी 10 हो गया। और करंट क्या है, तीनों में सेम प्रवाह होगा यानी फ्लो होगा, तो 10 गुना 4 तो ये क्या हो जाएगा मेरा 40 वोल्ट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। अब यही अगर सर्किट आपका पैरेलल में होता तब तो करंट आपका अलग अलग लगता सब रजिस्टर में, बट उस समय वोल्ट क्या होता है, सेम होता है। तो ये सब चीज़ आपको बस पता होना चाहिए। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से इसको भी देखो। यहाँ पर क्या बोला, एक प्रकाश किरण मध्यम ए से मध्यम बी में गमन कर रही है। आपतित किरण अभिलंब के साथ 75 डिग्री का कोण बनाती है और आपतित किरण अभिलंब के साथ 40 डिग्री का कोण बनाती है। तो मध्यम बी के सापेक्ष मध्यम ए का अपवर्तनांक क्या होगा बताओ। यानी आपसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है। क्वेश्चन आप सिंपली समझ गए कि मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, मान लेते हैं ये मान लो मीडियम ए है और ये मीडियम बी है, और इसी सरफेस पे अगर हम नॉर्मल डाल देते हैं पहले से, ठीक है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपका बन रहा है नॉर्मल के साथ, मान लो ये लाइट डाले तो जो नॉर्मल के साथ जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट रे जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, 75 डिग्री का बन रहा है। अब चूंकि जैसे कि आपको ये पता होगा, मान लेते हैं अगर ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, तो आप जानते हो रिफ्रैक्टेड रे क्या होता है, टुवार्ड्स द नॉर्मल होता है, ठीक है, मतलब नॉर्मल से सटता है वो। यही एंगल आपका बन रहा है मध्यम बी पर कितना डिग्री, 40 डिग्री का बन रहा है, ठीक है, तो ये 40 डिग्री हो गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, मध्यम बी के सापेक्ष मध्यम ए का अपवर्तनांक क्या होगा, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ रहा है किसके रेस्पेक्ट में, मध्यम बी के रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, ध्यान से देखना बी के रेस्पेक्ट में। आप स्नेल्स लॉ जानते हो क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर। तो ध्यान देना यहां पर पूछा था बी के रेस्पेक्ट में, तो बी के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये क्या हो जाएगा साइन 40 बाई साइन 75। अब आप इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। अब एग्जामिनर का देखो, एग्जामिनर दिमाग लगाए, वो ऐसा वैल्यू दे दिया जिसका वैल्यू को पता नहीं होगा। आप यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप हल्का सा दिमाग लगाओगे, साइन 30 45 60 का तो मान आपको पता है ना, आप उसका मदद अगर आप लोगे ना तो आप ऑप्शन बता दोगे कि इसका क्या होगा। फिलहाल यहाँ पर बात करें साइन 40 डिग्री यानी 45 डिग्री से कम ही वैल्यू होगा, जो भी वैल्यूज होगा, क्योंकि साइन का वैल्यू 0 से 90 पर क्या होता है, बढ़ता है। 90 का वैल्यू होता है 1, तो जितना भी वैल्यू होगा सब 1 से कम ही होगा। बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आप इसके मदद से तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही काट सकते थे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पर साइन 40 का मान हो जाता है 0.64 और साइन 75 का मान हो जाएगा 0.96। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 0.667। तो यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.67। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको सेशन पसंद आया होगा। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको ये सेशन कैसा लगा, ताकि मैं इस चीज़ को आगे आपके लिए कंटिन्यू रख सकूँ। और आज आपका इंडिपेंडेंस डे था, तो मैं माफ़ी चाहूँगा लास्ट में मैं बोल रहा हूँ हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो बस इसी तरीके से आप लोग भी अपने तरफ से खूब ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि इसी साल आपका अच्छा आपको न्यूज़ सुनने को मिले, ठीक है। तो फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।